हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम एसएसटी के क्वेश्चन पेपर टर्म 1 के क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे आपको देखना होगा कि इसकी जो टाइमिंग है वो 90 मिनट्स की है, यानी कि 1.5 आवर, और इसके जो मार्क्स हैं वो 40 मार्क्स का है। यानी कि टर्म 1 का एग्ज़ाम लगभग 40 मार्क्स का होगा आपका, जिसमें आपको फर्स्ट ज्योग्राफी का फर्स्ट लेसन सिविक्स का और सेकेंड लेसन भी, क्योंकि फेडरलिज्म से भी इसमें कुछ क्वेश्चंस आ रखे हैं, और एग्रीकल्चर और फर्स्ट लेसन ज्योग्राफी डेवलपमेंट ऑफ एंड नेचुरल रिसोर्सेस, इकोनॉमिक्स में डेवलपमेंट एंड सेकंड लेसन सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, और पॉलिटिकल साइंस का भी फर्स्ट और सेकंड लेसन। हिस्ट्री में हम केवल फर्स्ट लेसन देख रहे हैं इसमें, यूरोप में राष्ट्रवाद। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन जो है इसका, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फाउंडर ऑफ यंग यूरोप। यंग यूरोप का फाउंडर, जैसा कि आप जानते हैं, जूसेफ मैसनी था। जूसेफ मैसनी जो इटली का था, जूसेफ मैसनी। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत में यंग इंडिया नाम से एक मैगज़ीन निकालते थे गांधी जी। तो उन्होंने 1919 से लेकर 1931 के बीच में यंग इंडिया नाम से एक मैगज़ीन पब्लिश की थी, जिसमें उन्होंने ऐसे आइडियाज़ बताए थे कि हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ क्यों जाएं, ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारा क्या अहित कर रही है, हम कैसे एक हों, कैसे रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को प्रमोट करें इंडिया में। और लाला लाजपत राय ने भी एक यंग इंडिया नाम से एक बुक लिखी थी। जब वो यूएस में रहते थे तो वो एक वीकली मैगज़ीन भी यंग इंडिया के नाम से छापते थे। तो हमने देखा कि जो हमारा यूरोप में यंग यूरोप एक सोसाइटी होती है जिसकी फाउंडेशन जूसेफ मैसनी करते हैं, जिनको हार्ट ऑफ इटली का भी कहा जाता है, जिन्होंने इटली के रेवोल्यूशन में बहुत ही ज़्यादा काम किया था, इसलिए उन्हें हार्ट ऑफ इटली की रेवोल्यूशन का हार्ट कहा जाता है। इसके बाद में अगर कहें हम, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द रिज़ल्ट ऑफ एक्ट ऑफ यूनियन ऑफ 1707। तो इसमें क्या होगा कि हमने देखा था कि जो हमारा ब्रिटेन है, जिसको हम बाद में हम यूके कहेंगे, तो ब्रिटेन में जो ब्रिटिश आइल्स है उसकी कंट्रीज़ आ जाएंगी, जिसमें वेल्स होगा, इंग्लैंड होगा और स्कॉटलैंड होगा। तो जब इनका यूनिफिकेशन हुआ था तो इसके लिए इंग्लैंड की पार्लियामेंट में एक एक्ट पारित हुआ था, जिसे यूनिफिकेशन ऑफ एक्ट ऑफ यूनियन कहा जाता है 1707, जिसमें कौन कौन एक हो गए थे, यूनिफिकेशन ऑफ किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एक हुए थे। फिर देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड ऑफ जेल्वेराइन। जेल्वेराइन बेटा जर्मनी का एक ये समझ लीजिए कि टैक्स से रिलेटेड एक संघ था। तो इसको हम अगर इंग्लिश में कहें तो ये होगा, इट वॉज द कस्टम यूनियन। कस्टम यूनियन मतलब जो एक पर्टिकुलर रीज़न से दूसरे पर्टिकुलर रीज़न में जाने पर, व्यापार करने पर टैक्सेशन जो लगता है, ट्रेड टैक्स जो लगता है, उसको कस्टम कहते हैं। तो पहले जो जर्मनी था बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, और वहाँ पे बहुत सारी कस्टम यूनियंस थी जो अपनी टेरिटरी में किसी भी तरह के ट्रेड और कॉमर्स एक्टिविटी को प्रमोट करने पर टैक्स लेती थी। तो उस पे जो उन सारे छोटे छोटे टैक्स यूनियंस को ख़त्म करके एक जो बड़ा टैक्स यूनियन बनाया गया, जिसके द्वारा जो बार बार लगने वाले टैक्सेस हैं उनको ख़त्म किया जा सके और ट्रेड और कॉमर्स को प्रमोट किया जा सके जर्मनी में। तो इसके लिए जेल्वेराइन एक कस्टम संघ या कस्टम यूनियन आप इसको कहते हैं, बनाया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वर इन्वॉल्व इन 3 years ऑफ वार ऑफ पर्शिया। तो देखो ये जो 3 वॉर्स है ना, जर्मनी के यूनिफिकेशन में इन्हीं 3 वॉर्स का जो है इम्पोर्टेंस है। तो प्रशा जो है वो जर्मनी के एकीकरण के लिए जो सबसे पहली लड़ाई लड़ता है वो डेनमार्क के ख़िलाफ़ लड़ता है, दूसरी ऑस्ट्रिया के, और लास्ट जो लड़ाई उसकी होती है वो फ्रांस से होती है। तो अगर ये तीनों कंट्रीज जिसमें होंगी, जिस समूह में होंगी, हम उसे करेक्ट कर लेंगे। तो ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस जो है वो बी ऑप्शन में है आपके, तो उसको हम सही मान लेंगे। अब आप आ गए 5th क्वेश्चन पे। जैसे कि हम 5th क्वेश्चन देख रहे हैं, आइडेंटिफाई द आइडियोलॉजी अंडर विच पीपल डिमांड्स फ्रीडम ऑफ मार्केट इन अर्ली 19th सेंचुरी। जैसे मार्केट दे रहा है तो आप लोग सोचेंगे कि ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। नहीं, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन नहीं है, ये
जो है हिस्ट्री का क्वेश्चन है और इसमें लिबरलिज़म आ जाएगा आपका। लिबरलिज़म मतलब उस टाइम के लोग लिबरल होना चाहते थे और मार्केट जो लॉ हैं या कस्टम से रिलेटेड जो लॉ हैं, टैक्सेस से रिलेटेड जो लॉ हैं, प्राइस और मनी से रिलेटेड जो लॉ हैं, उसमें वो लिबरल होना चाहते थे। चूज़ द करेक्ट मैच पेयर, ये ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है। पेयर अबाउट द क्रॉप्स एंड देयर एरिया सोन ग्रोन। तो हम देख रहे हैं कि असम की बात हो रही है। असम की जब भी बात होगी तो वहाँ पे आ जाएगा टी, और सेकंड अगर बात होगी तो राइस। तो असम में ग्राउंडनट तो होता नहीं भाई, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर गुजरात, तो गुजरात की जब भी बात होगी तो हम कहेंगे ग्राउंडनट, या हम कह सकते हैं कपास, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है टी की, तो ये गलत हो जाएगा। तो कर्नाटक के लिए लिख रहा है कॉफ़ी, तो जी बिल्कुल सही है। कर्नाटक कॉफ़ी और सिल्क के मामले में भारत में सबसे आगे है। 75% जो है टी और कॉफ़ी, टी और सिल्क प्रोड्यूस करता है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद छत्तीसगढ़ शुगर केन थोड़ा बहुत होता है वहाँ पे, लेकिन कई बार हम छत्तीसगढ़ को राइस बाउल कहते हैं इंडिया का। बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वैरायटी में वहाँ पे राइस होते हैं, बहुत ही वेरीड, मतलब बहुत ऐसी जो वैरायटीज़ हैं जो भारत में और कहीं नहीं मिलती, केवल छत्तीसगढ़ में मिलती हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं पीस ऑफ लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड, तो बैरन लैंड हो जाए, ये फॉलो लैंड हो जाएगा। परती भूमि, बहुत ही जो पुरातन परती जिसे हम कहते हैं, कई टाइम से वो उसमें खेती नहीं हुई, तो फॉलो लैंड हम कहेंगे उसको। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ्रेंस कन्वेंस टू डिस्कस इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशियो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल इन 1992 के किसी ग्लोबल जो है कॉन्फ्रेंस की बात आ रही है, तो हमारा दिमाग जाएगा रियो दी जेनेरियो अर्थ समिट, जो कि ब्राज़ील के एक कोस्टल शहर में हुई थी, जिसको हम अर्थ समिट भी कहते हैं। और अगर हम क्योटो प्रोटोकॉल की बात करें तो क्योटो जापान का एक शहर है जहाँ पे कार्बन इमिशंस को कंट्रोल करने के लिए लोगों को कन्विंस किया गया था, कंट्रीज़ को। और मॉन्ट्रिगल जो शहर है वो रशिया में है, कनाडा में है। और इस शहर में मॉन्ट्रिगल में ये जो समझौता हुआ था, तो वो ओजोन से रिलेटेड हुआ था, ओजोन लेयर डिप्लेशन से। तो यहाँ पर हमारा जो सी ऑप्शन है वो सही होगा। इसके बाद देखिए, इंडिया हैज़ लैंड अंडर अ वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इंश्योर्ड पेरेनियल फ्लो। जब भी पेरेनियल फ्लो ऑफ रिवर आएगा तो हिमालय आ जाएगा। आपको पता है ना कि हिमालय जो है लैंड पर सबसे बड़ा ग्लेशियर, अगर हम पोल को छोड़ दें, साउथ पोल और नॉर्थ पोल को छोड़ दें, तो अदर रीजन में सबसे बड़े ग्लेशियर हमें हिमालय रीजन में मिलते हैं। और जहाँ पे ग्लेशियर्स होंगे वहीं पे पेरेनियल रिवर्स आएंगी, तो माउंटेन आ जाएगा आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन एक्टिविटी हैज़ कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली इन लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन में सबसे ज़्यादा जो बहुत ही एक्टिव परफॉर्म करता है वो डिफॉरेस्टेशन है। तो डिफॉरेस्टेशन आर वन ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटी, तो ह्यूमन एक्टिविटी डिफॉरेस्टेशन है जी बिल्कुल। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। आगे हम क्वेश्चन नंबर 11 में देखेंगे बेटा, जिसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द कंट्री अडॉप्टेड मेजोरिटेरिज्म। तो इसमें एग्जाम्पल में हमें नेपाल दिया है, इंडिया, श्रीलंका और बांग्लादेश दिया है। तो आपने देखा कि आपके में बांग्लादेश के बारे में तो कोई बात नहीं हुई है, लेकिन श्रीलंका में हमने सिविल वॉर देखी थी, जो कि मेजोरिटिज्म यानी बहुसंख्यकवाद, यानी कि वहाँ पे जो सिंगली भाषा बोलने वाले लोग थे वो बहुसंख्यक में थे, सिंगली भाषा जो लोग बोल रहे थे उनकी संख्या अधिक थी। तो वो मेजोरिटिज्म का एक एग्जाम्पल है, जिसमें वो जिनकी भाषा, जो लोग ज़्यादा संख्या में थे, वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह से फेरबदल करके वो लोग जो है ज़्यादा लाभ कमा रहे थे। उसके बाद हमारा अगला एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 12 है, आइडेंटिफाई द सिग्निफिकेंट रीज़न ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग हम क्यों करते हैं? पावर शेयरिंग हमने बेल्जियम में देखी थी, हमने देखा था वहाँ पे सामुदायिक सरकारें थी, क्षेत्रीय सरकारें थी, फिर केंद्रीय सरकारें थी। तो इससे क्या होता है कि डेवलपमेंट होता है, सोशल इकोनॉमिकल क्लैशेस जो हैं कम्युनिटीज़ में कम होंगे, क्लैशेस कम होंगे, लोग तो हर कम्युनिटी डेवलप करेगी। तो जो पहला ऑप्शन है वो ठीक होगा।
उसके बाद देखिए अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, बेल्जियम में कौन सी तीसरी सरकार थी, व्हाट इज़ द थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट, तो वहाँ पे कम्युनिटी गवर्नमेंट, जो सी ऑप्शन है कम्युनिटी गवर्नमेंट, वो सही होगा, क्योंकि वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा कम्युनिटी गवर्नमेंट्स भी थी जो कि लिंगुअल बेसिस पर थी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म, तो कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म में हमारे पास एग्जाम्पल आता है यूएसए का, तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। वाई इज़ द पावर शेयरिंग अमंग्स द डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट कॉल एज हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, तो पावर शेयरिंग आपने देखा था कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग में टॉपिक में हमने देखा था कि वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर और हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, तो हॉरिजॉन्टल में हमारे पास आते हैं लेजिस्लेचर, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। तो इसमें जो पावर शेयरिंग होती है वो इक्वल होती है, यानी ऑल द ऑर्गन हैविंग इक्वल पावर। यहाँ पे पावर बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है, कोई भी एक ऑर्गन जो है मोर पावरफुल नहीं हो सकता दूसरे से। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शंस में देखिए इट गिव्स जुडिशरी मोर पावरफुल, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इट अलाउज डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट टू बी प्लेस एट द सेम लेवल, जी सारे ऑर्गन, 3 ऑर्गन होते हैं हमारे पास, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी आर ऑन द सेम लेवल। तो इस तरह से हमारा जो है बी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। इन इंडियाज फेडरल सिस्टम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू लेजिस्लेट ऑन ऑल दोज टॉपिक्स विच आर इंक्लूडेड इन, तो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों जिस पर कानून बनाती हैं, यानी कि जिस लिस्ट पर दोनों लेजिस्लेटिव पावर रखती हैं उसको हम कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं, हिंदी में समवर्ती सूची कहते हैं, इंग्लिश में कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं। तो इस तरह से हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, 17 क्वेश्चन में देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया एंजॉयज स्पेशल पावर अंडर द आर्टिकल 371A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसमें नागालैंड आ जाएगा। नागालैंड 371 महाराष्ट्र के लिए है, लेकिन 371A नागालैंड के लिए। जो हमारे पूर्वोत्तर राज्य हैं उन्हें हमने कुछ, उसमें ट्राइबल कम्युनिटीज़ रहती हैं, तो उनके कुछ राइट्स को रिज़र्व करने के लिए हमने उनको स्पेशल स्टेट का जो है कैटेगरी रख रखा है, और उसमें हम नागालैंड को पूर्वोत्तर राज्यों में, इसमें यहाँ पे नागालैंड है, वो 371A आता है उसमें। अब देखिए हम 18 क्वेश्चंस पे आते हैं। 18 क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी, तो प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी में बैंकिंग नहीं आता, बैंकिंग टर्शियरी में आता है, आउटसोर्सिंग टर्शियरी में आता है, फार्मिंग बैंकिंग में, फार्मिंग जो है वो प्राइमरी सेक्टर में आता है, बैंकिंग जो है फिर टर्शियरी में, 2 बार दे दिया है। 19 में देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ प्रपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द एवरेज अबव एज ग्रुप, तो इसमें हम लिटरेसी रेट की बात कर रहे हैं, जिसमें हमने कहा कि 7 ईयर और अबव के जो भी हमारे पास पीपल्स हैं उनमें जो भी हमारे पास लिटरेट हैं उनका जो परसेंटेज होता है उसे हम लिटरेसी रेशो कहते हैं, लिटरेसी रेट कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ एवरेज इनकम, एवरेज इनकम कैसे हम डिटरमाइन करते हैं बच्चों, एवरेज इनकम मतलब औसत आय या प्रति व्यक्ति आय, दोनों का मतलब एक ही होता है। पर कैपिटा इनकम एंड एवरेज इनकम आर द सेम थिंग्स। तो पर कैपिटा इनकम डिटरमाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमको टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन, वर्किंग पॉपुलेशन, अडल्ट पॉपुलेशन कुछ नहीं, टोटल पॉपुलेशन, उसमें जो कमा रहे हैं वो भी और नहीं कमा रहे हैं, जो कमा रहे हैं वो भी और नहीं कमा रहे हैं वो भी, सब इंक्लूडेड होते हैं, टोटल पॉपुलेशन से हमें डिवाइड करना होता है। तो इसमें देखिए द टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री डिवाइडेड बाय द अर्निंग पॉपुलेशन गलत हो जाएगा, द टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट डिस्क्राइब ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी कि HDI, इम्प्रूवमेंट इन साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नहीं ह्यूमन डेवलपमेंट है ना, तो साइंस का डेवलपमेंट का तो हम देख नहीं रहे, ह्यूमन डेवलपमेंट देख रहे हैं, तो ह्यूमन के रिलेशन में हम डेवलपमेंट देखेंगे। इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ, इन एजुकेशन एंड इनकम, जी हेल्थ ह्यूमन से रिलेटेड है, एजुकेशन ह्यूमन से रिलेटेड है और इनकम भी, तो इस तरह से हमारा बी ऑप्शन सही होगा इसके लिए।
अब देखिए, कंसिक्वेंस ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन डू नॉट रेस्पेक्ट नेचुरल स्टेट बाउंड्री। एकदम सही बात है। अगर आप पॉल्यूशन कर रहे हैं, हवा पानी को गंदा कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, ये बाउंड्री नहीं देखते, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में आसानी से चले जाते हैं। तो कभी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम जो गंदगी फैला रहे हैं वो किसी दूसरे कंट्री में फैला रहे हैं तो उससे हमें नुकसान नहीं होगा। इसके लिए हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रास्ते पर चलेंगे, ऐसा डेवलपमेंट करने की कोशिश करेंगे जो लॉन्ग लास्टिंग हो और सबके लिए हो। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल फॉल अंडर द ऑर्गेनाइज सेक्टर। तो हमने देखा था एम्प्लॉयमेंट के टाइम में ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज एम्प्लॉयमेंट देखी थी। ऐसे लोग जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं, ऐसे जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ पे गवर्नमेंट के एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज़ जो होती हैं वो लागू हो रही हैं, जहाँ पे लोगों को पीएफ पेंशन ये सब मिल रही है, उसको हम कहेंगे ऑर्गेनाइज। सारी फैसिलिटीज़, उसको डीए मिल रहा है, टीए मिल रहा है, उसको जो है आप क्या कहेंगे कि काम के मतलब लीव अच्छे से मिल रहे हैं, जो कैजुअल लीव्स होती हैं, मतलब बिना काम के भी उसे पेमेंट मिल रहा है। बिना काम के मतलब कि सवेतन अवकाश, मतलब आप उस दिन आपको छुट्टी भी होगी। जैसे गवर्नमेंट वर्कर्स की संडे को या हॉलीडे, दूसरे हॉलीडेज़ होते हैं तो उनको छुट्टी भी होती है, लेकिन उस दिन का भी पेमेंट उनको जोड़ के आता है। तो ऐसी सब जहाँ पे सुविधाएं मिल रही होंगी उसको हम कहेंगे ऑर्गेनाइज सेक्टर। तो इसमें देखिए कौन ऑर्गेनाइज सेक्टर में है, एग्जांपल देखिए, ए डेली वेजेस लेबर वर्किंग इन अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस नहीं होगा। डेली बेसिस से भैया काम करोगे तो पैसा मिलेगा, डेली बेसिस मतलब जितने दिन काम करोगे उतने दिन पैसा मिलेगा। अन इंजीनियर गेटिंग ऑल एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, देखो यहाँ पे बात आ गई कि उसे ऑल एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट मिल रहे हैं, जितने भी एक काम करने वाले वर्किंग पर्सन के लिए जो एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट गवर्नमेंट दे रही है वो मिल रहा है, जैसे टीए डीए पेंशन से सब मिल रहा है। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा हमारे पास। फिर देखिए, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 यानी नरेगा का दूसरा रूप मनरेगा। मनरेगा में हम क्या करते हैं, 100 डेज़ का आपको जॉब वारंटी देते हैं कि आप 100 दिन के अवकाश, 100 दिन आप काम करेंगे, 100 दिन का रोज़गार आपको मिलेगा। अगर गवर्नमेंट अनेबल होती है, आपको रोज़गार नहीं दे पाती, तो ऐसी कंडीशन में वो आपको जो है 100 दिन के बेरोज़गारी भत्ते का भुगतान करेगी। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, प्रोवाइड अंडर सेम नहीं, पे द कंपनसेशन ऑफ लीव फॉर दीज डेज, यस, ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इसका ये ऑप्शन सही होगा। चलिए हम अब आगे आ जाते हैं 25वें क्वेश्चन पे। बच्चों सेक्शन बी में आपको 18 क्वेश्चन करने होंगे 22 क्वेश्चंस में से, आपका मतलब चॉइस है, आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक फ़िगर दिया हुआ है, इस फिगर को पहचानना है आपको। ये फिगर किसका है, ये बहुत ही जाना माना फिगर है, आपके एनसीईआरटी बुक में छपा हुआ है। और अगर हम देखें तो नेशनल मूवमेंट किसी भी कंट्री की जब हो रही थी तो इस तरह के पोस्टर्स आम थे। अपने इंडिया में भी भारत माता के फ़ोटो बनाए गए, चित्र बनाए गए, हमने देखा कि वो भारत माता झंडा लिए हुए हैं, उन बेड़ियों में जकड़ी हैं, जिससे लोगों के अंदर नेशनल जो फीलिंग है, नेशनलिज्म की जो फीलिंग है वो रेज हो जाए। तो ये जो है यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, देखिए, मारियाना, फिलिप विट, जर्मेनिया। तो ये जर्मेनिया का फिगर है, जर्मेनिया गार्डिंग दी राइन, वो तलवार लेके खड़ी हुई हैं, उन्होंने देखिए कवच पहना हुआ है और वो गार्डिंग दी राइन ये फिगर है, जर्मेनिया गार्डिंग दी राइन। तो ये जर्मेनिया का फिगर है। फिर उसके बाद देखिए जो बच्चे हैं जो इस तरह की, जिनके अंदर विजुअल कुछ कमी है, जो देख नहीं सकते अच्छे से, उनके लिए क्वेश्चन का दूसरा, देखिए दूसरा क्वेश्चन छपा हुआ है, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ पर्शियन किंग हु वॉज प्रोक्लेम्ड जर्मन एम्पेरर इन ए सेरेमनी हेल्ड इन वर्सल। वर्सल में जो सेरेमनी हुई थी उसमें विलियम सेकंड को जो है वो जर्मनी के किंग थे, विलियम सेकंड को उस सेरेमनी में एम्पेरर घोषित किया गया था, कंबाइंड टेरिटरी ऑफ जर्मनी एंड फ्रांस का। विलियम सेकंड होगा यहाँ पे। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्ट अबाउट बल्कान नेशनलिज्म। बल्कान नेशनलिज्म से रिलेटेड कौन से ऑप्शन सही हैं, आपके पास देखिए 3 ऑप्शन दे रहा है,
Balkan region become the part of conflict between Ottoman Empire. The region comprised of ethnic group included Greek, Serb और Montenegro. British and ethnic nationalism struggle to establish their identity. तो देखिए थर्ड ऑप्शन का यहाँ से कोई लेना देना नहीं है, ऑप्शन 1 और 2 कंबाइन करके सही है। इस रीजन में ये लोग अपना धाक जमाना चाहते थे ब्रिटिश लोग, लेकिन वो अपने रीजन में आइडेंटिटी बना चुके थे, इसलिए यहाँ पर आपका फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। हाँ तो बच्चों अब हम 33 क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन है 2 स्टेटमेंट आर गिवन इन द क्वेश्चन बिलो एज असर्शन एंड रीजन द स्टेटमेंट एंड चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो इसमें पहला देखिए असर्शन दे रहा है, असर्शन ए में देखिए द श्रीलंका अडॉप्टेड सिंहली एज द वन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट। रीज़न देखिए द गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका वांटेड टू फोस्टर देयर कल्चर, लैंग्वेज एंड रिलीजन। तो ये बात सही है, आपने देखा कि वहाँ पे उन्होंने एक लैंग्वेज को अडॉप्ट कर लिया और उस लैंग्वेज को अडॉप्ट करने के बाद वो अपनी कल्चर, रिलीजन, भाषा और कस्टम जो है वो पूरे कंट्री पर फोस्टर करने लगे, लागू करने लगे। तो इसमें ए और आ देखिए पहला ऑप्शन देखिए बोथ ए एंड आर ट्रू, सही है, दोनों सही हैं। और ए इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ये पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। मैच द देखिए आप 34 क्वेश्चन में देखिए मैच द फॉलोइंग आइटम गिवन इन कॉलम ए एंड कॉलम बी। तो आपके पास 2 कॉलम है, आपको मिलाना है। तो यहाँ पे देखिए लिस्ट दे रखी है आपके पास यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है। तो जब ऐसी लिस्ट दे रखी है, यहाँ पुलिस दे रखा है, तो पुलिस आपका पहले तो पुलिस कभी भी देखेंगे आप बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, पंजाब पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, यानी पुलिस जो है वो स्टेट लिस्ट में होगा। तो पहले आप देखिए कि सेकंड जो है वो थर्ड से मिलेगा, सेकंड थर्ड से मिलेगा। तो पहला ही ऑप्शन में देखिए ए में सेकंड थर्ड से मिल रहा है। उसके बाद देखिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो ये तो बहुत बाद में आया टॉपिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद। तो ये जो टॉपिक है वो रेजिड्यूरी लिस्ट में रहेगा। रेजिड्यूरी लिस्ट में ऐसे टॉपिक रखे जाते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन के टाइम में नहीं थे, यानी पहले के साथ चौथा होगा। तो ऑप्शन ए में देखिए पहले के साथ चौथा और दूसरे के साथ तीसरा है। फिर देखिए थर्ड एजुकेशन आपने देखा होगा केंद्रीय विद्यालय, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड, एनसीईआरटी, फिर बिहार, ये सब स्टेट भी काम कर रहा है एजुकेशन के पीछे और सेंटर भी काम कर रहा है। तो इसका मतलब ज़रूर ये कॉन्करेंट लिस्ट में होगा। तो पहले के साथ थर्ड के साथ पहला आ जाएगा। और लास्ट में बच गया आपके पास डिफेंस। तो डिफेंस भैया सेना, बिहार की सेना, और ये नहीं सुना होगा आपने भारत की सेना सुना होगा, भारत की नेवी, एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स। इसका मतलब ये यूनियन लिस्ट का एक टॉपिक है। तो हमारा पहला ऑप्शन ए एकदम सही है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक बहुत ही चतुराई से क्वेश्चन पूछा गया 35। अनीता इज़ अपेयरिंग इन अ एग्जामिनेशन कंडक्टेड फॉर रिक्रूटमेंट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने का एक एग्ज़ाम लिया है जिसमें जो है अनीता बैठी हैं, अनीता बैठने जा रही हैं उस एग्ज़ाम में। हाउ मैनी लैंग्वेज मेंशन इन शेड्यूल 8 कैन शी ऑप्ट टू टेक एग्ज़ाम। अब भैया अनीता किसी भी स्टेट से हो सकती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम देने जा रही हो, तो वो कौन सी लैंग्वेज को एग्ज़ाम की भाषा के रूप में चुने, उनके पास कितनी लैंग्वेज के ऑप्शंस होंगे, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट तो सारे ऑप्शंस आपको देगी, क्योंकि वो तो ऐसी हमारे पास एक लिस्ट है, उसमें हम 22 लैंग्वेज को प्रीफर करते हैं भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं जिनको हमने अडॉप्टेड किया, तो कितनी हैं अडॉप्ट की गई हैं, वो कितनी है 22। तो वो 22 भाषाओं में एग्ज़ाम को दे सकती है। देखिए कितने 36 क्वेश्चन देखिए आइडेंटिफाई द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ इंडियन गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो आइडेंटिफाई द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, तो पावर शेयर्ड बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट टू लोकल गवर्नमेंट। देखो इट इज़ कॉल्ड द थर्ड टियर ऑफ द गवर्नमेंट।
ठीक है। द स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर एंड रिवेन्यू विद देम। तो अब हमें देखना है कि ये क्या होगा, किसकी तरफ हमारा इंडिकेशन हो रहा है। तो हमारे यहाँ जो पावर फ्लो होता है वो सेंटर से स्टेट की तरफ होता है, मतलब स्टेट सेंटर ज़्यादा पावरफुल है, उसके बाद स्टेट, उसके बाद पावर कहाँ जा रही है, लोकल लेवल गवर्नमेंट में। तो इसमें